32nd लेक्चर पे ही चल रहे हो आप अभी। हेडिंग लिखिए, मॉनिटरी अनीमिया, मौद्रिक कमजोरी या रक्तहीनता। एनीमिया का मतलब यही होता है, खून की कमी, लेकिन यहाँ पैसों की कमी है। डेट लिखिए 700 से 1200 एडी, 700 टू 1200 एडी, 700 से 1200 एडी, मतलब अर्ली मिडिवियल एज की, ऑफ ईएमए की अर्ली मिडिवियल एज। तो अब मैं ईएमए बोलूँगा, मतलब आप 700 से 1200 साल की बात कर रहे हो। पॉइंट लिखिए, पॉइंट से पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए जो बन चुके हैं। डिस्कस द इश्यू ऑफ मॉनिटरी अनीमिया, मौद्रिकहीनता की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इश्यूज ऑफ मॉनिटरी अनीमिया, मौद्रिकहीनता की चर्चा कीजिए। ड्यूरिंग अर्ली मिडिवियल एज, जो प्रारंभिक मध्यकाल में हुई। ड्यूरिंग अर्ली मिडिवियल एज, जो प्रारंभिक मध्यकाल में हुई। नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक मॉनिटरी एनीमिया इफेक्टेड, मौद्रिकहीनता ने प्रभाव डाला। मॉनिटरी अनीमिया इफेक्टेड, मौद्रिकहीनता ने प्रभाव डाला। टू द कमर्शियल इकोनॉमी, वाणिज्य अर्थव्यवस्था पर। टू द कमर्शियल इकोनॉमी, वाणिज्य अर्थव्यवस्था पर। ड्यूरिंग ईएमए के काल में। ड्यूरिंग ईएमए के काल में। नेक्स्ट, डिस्कस द इशू, चर्चा कीजिए। डिस्कस द इशू, चर्चा कीजिए। टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉइनेज, सिक्कों की समस्याओं में। टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉइनेज, सिक्कों की समस्याओं में। रिलेटिंग टू ईएमए, जो ईएमए से संबंधित थी। रिलेटेड टू ईएमए, जो ईएमए से संबंधित थी। ठीक है, पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट, ईएमए वॉज अ ट्रांजिशनल फेस। ईएमए एक संक्रमणकालीन दौर था। ईएमए वॉज अ ट्रांजिशनल फेस। ईएमए एक संक्रमणकालीन दौर था, यानी 700 से 1200 एक संक्रमणकालीन दौर था। द अर्ली कॉलोनियल हिस्टोरियंस, शुरुआती उपनिवेशवादी इतिहासकार। द अर्ली कॉलोनियल हिस्टोरियंस, प्रारंभिक उपनिवेशवादी इतिहासकार। पोर्ट्रेट दिस एज डार्क एज, ने इसे अंधकारमय युग बताया। पोर्ट्रेट दिस एज डार्क एज, ने इसे अंधकारमय युग बताया। भारतीय इतिहास का डार्क एज क्या था? वो यही होता है, अंधकारमय युग बताया। ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का। इट वॉज एम्फेसाइज दैट, इस पर बल दिया गया। इट वॉज एम्फेसाइज दैट, इस बात पर बल दिया गया। दैट नो प्रोग्रेस ऑफ एनी काइंड वॉज देयर, कि किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। दैट नो प्रोग्रेस ऑफ एनी काइंड वॉज देयर, कि किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। डेवलपमेंट वॉज एब्सेंट, विकास नहीं होता था। डेवलपमेंट वॉज एब्सेंट, विकास नहीं होता था। एंड पीपल्स लाइफ वॉज इन क्राइसिस, और लोगों का जीवन चुनौतियों में था। एंड पीपल्स लाइफ वॉज इन क्राइसिस, और लोगों का जीवन समस्याओं में था, पैसे नहीं थे। दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यह ऐतिहासिक सोच। दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यह ऐतिहासिक सोच। वॉज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इस बात पे निर्धारित की गई। वॉज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इस बात पे निर्धारित की गई। दैट देयर वॉज एब्सेंस ऑफ कॉइनेज, कि सिक्कों में भारी कमी थी। दैट देयर वॉज एब्सेंस ऑफ कॉइनेज, कि सिक्कों में भारी कमी थी। ड्यूरिंग ईएमए,
ईएमए के दौरान, ड्यूरिंग ईएमए के दौरान फ्यू कॉइन्स वर फाउंड इन एक्सक्लेवेशन, खुदाई में काफी कम सिक्के मिले। फ्यू कॉइन्स वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, खुदाई में काफी कम सिक्के मिले। सो इट वॉज इंटरप्रिटेड दैट, तो इसीलिए बताया, सो इट वॉज इंटरप्रिटेड दैट, तो इसीलिए बताया दैट मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज एब्सेंट, कि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं था। दैट मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज एब्सेंट, कि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण गायब था। वॉज एब्सेंट, गायब था। कौन कह रहा है ये सब? कॉलोनियल हिस्टोरियंस, वो भी शुरुआती। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था। ठीक है, जब और सिक्के मिलना अब शुरू होंगे, तो जो इन्होंने कहा है उसको दिमाग में फिक्स नहीं कर लेना, नहीं ऐसा ही था ये, में तो पैसे ही नहीं थे, पर बाद में पता चला। दिस सो कॉल्ड मॉनिटरी अनीमिया, इस मौद्रिक हीनता को, दिस सो कॉल्ड मॉनेटरी अनीमिया, इस मौद्रिक हीनता ने इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ने व्यापार वाणिज्य को कम होता हुआ बताया। इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ने व्यापार वाणिज्य को कम होता बताया। पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, इन रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, हालिया पुरातात्विक खोजों में, इन रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, हालिया पुरातात्विक खोजों में, एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, और ऐतिहासिक अनुसंधान में, एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, और ऐतिहासिक अनुसंधान में, इट वॉज अंडरस्टूड, ये समझा गया, इट वॉज अंडरस्टूड, ये समझा गया, दैट मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, दैट मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण वॉज नॉट कंप्लीटली एब्सेंट, पूरी तरह गायब नहीं था। वॉज नॉट कंप्लीटली एब्सेंट, पूरी तरह गायब नहीं था। अंग्रेजों ने तो बोल दिया था कि राजाओं ने तो सिक्के ही बनाने बंद कर दिए थे, रिसर्चर्स ने बोला नहीं, बनाते थे। द लेवल वॉज लो, स्तर कम था, द लेवल वॉज लो, स्तर कम था, ऑफ कॉइन मेकिंग, सिक्के बनाने का, बिटवीन 7 to 900 AD, 700 से 900 ईस्वी के बीच, बिटवीन 7 to 900 AD, 700 से 900 ईस्वी के बीच। ये नई रिसर्च में बता दिया उन्होंने। थर्ड पॉइंट, हरिकेला, हरिकेला ब्रैकेट में, ये एक जगह है बांग्लादेश की, ब्रैकेट में लिखना, अ प्लेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का एक स्थान, अ प्लेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का एक स्थान। सिल्वर कॉइन्स वर फाउंड, में चांदी के सिक्के मिले, सिल्वर कॉइन्स वर फाउंड, में चांदी के सिक्के मिले, विच रिवील्स, जो बताते हैं, दैट कॉइन्स वर यूज्ड इन ईस्टर्न इंडिया, कि पूर्वी भारत में सिक्के चलते थे। दैट कॉइन्स वर यूज्ड इन ईस्टर्न इंडिया, कि पूर्वी भारत में सिक्के चलते थे, इन 9th and 10th सेंचुरी, 9वीं और 10वीं शताब्दी में, इन 9th and 10th सेंचुरी। इससे ज़्यादा क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि सिक्कों ने यही बताया कि वो सिक्के जो थे वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के थे, और वो कहाँ मिले? बांग्लादेश में। तो भैया वो तो सिक्के चलते थे पूर्वी इलाकों में। सिक्कों को हमने अच्छे से समझ लिया है। जहाँ शहर होते थे, जहाँ व्यापार होता था, तो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड, बाकी गांव-गांव में तो कुछ ऐसा था नहीं। गोल्ड कॉइन बहुत बहुत कम मिले, और वो फिर वो क्या है, बारूद वगैरह, धातु की धूल जो होती थी वो, या शेल्स वगैरह यूज़ करते थे।
हाँ वही कोड़ियाँ, शेल्स, उसको वही कहते हैं। वो सफ़ेद कलर की होती हैं, उसको कोड़ी कहते हैं, और ऐसे फोल्डेड रहती है वो, वही। कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन, सिक्के अर्थव्यवस्था में थे। कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन, सिक्के अर्थव्यवस्था में थे। इन कश्मीर वैली ड्यूरिंग दिस एज, कश्मीर घाटी में भी इस समय में। इन कश्मीर वैली ड्यूरिंग दिस एज, कश्मीर घाटी में इस समय में भी। अकॉर्डिंग टू हुआंग ज़ैंग के अनुसार, HUEN, हुएंग ज़ैंग, TSANG, हुआंग ज़ैंग के अनुसार, शेल्स, सीप यानी कि कौड़ियाँ, शेल्स कौड़ियाँ, एंड मेटल पाउडर्स, और धातु का बारूद, एंड मेटल पाउडर्स, और धातु का चूरा या धातु का बारूद, वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के लिए प्रयोग होते। वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के लिए प्रयोग होते। एंड सिमिलर कमेंट वॉज मेड बाय फाहीन, और ऐसा ही फाहीन ने भी कहा था। एंड सिमिलर कमेंट वॉज मेड बाय फाहीन, और ऐसा ही फाहीन ने भी कहा था। अबाउट गुप्ता एज, गुप्त काल के बारे में। अबाउट गुप्त एज, गुप्त काल के बारे में। व्हेन मोनेटाइजेशन वॉज वेरी हाई, जब मौद्रीकरण उच्च था। व्हेन मोनेटाइजेशन वॉज वेरी हाई, जब मौद्रीकरण उच्च था। लिखा था हमने, फाहीन ने बताया था। यही काम किसने, यही बात किसने रिपीट कर दी? हुएंग ज़ैंग ने भी रिपीट कर दी। अब फाहीन ने तो तब बताया था जब वो गुप्त काल में आया था, ये बाद में आया। फोर्थ, मोनेटाइजेशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, मौद्रीकरण फिर तेजी से बढ़ा। मोनेटाइजेशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मौद्रीकरण फिर तेजी से बढ़ा। ड्यूरिंग 900 to 1200 AD, 900 से 1200 AD में। पूरे स्टेटमेंट के लिखने का मतलब यह है, शुरुआती अंग्रेजी इतिहासकारों ने तो बोल दिया था कि 700 से 1200 कुछ नहीं, कोई सिक्के नहीं बने। रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, 700 से 900 बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत था, और 900 से 1200 बहुत अच्छा था। ठीक है, आपको जज नहीं करना है, उन्होंने जो बताया आपको बस लिखना है कि ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बोला। पुराने वालों ने तो पूरा ही बोल दिया था कि भैया 500 साल तक कुछ भी नहीं था, कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन रिसर्च, हाल के रिसर्च में पता चला कि था, तो पहले थोड़ा था, फिर 900 के बाद बहुत बढ़ गया। इतिहास यही होता है, इसने वो कहा, इसने ये कहा। कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सोर्सेज, समकालीन साहित्यिक स्रोतों में, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सोर्सेज, समकालीन साहित्यिक स्रोतों में, मेनी नेम्स आर गिवन टू कॉइन्स, सिक्कों के कई नाम पता चले। मेनी नेम्स वर गिवन टू कॉइन्स, सिक्कों के कई नाम पता चले। लाइक रूपक, जैसे रूपक, तो रूपका हो जाएगा वो, RUPAKA, रूपका, कॉमा, दिनार, DINAR, कॉमा, टका, टंक यानी TANKA, टंक, एंड द्रमा, DRAMMA, द्रमा, DRAMMA, द्रमा। द्रमा के बारे में हमने लिखा था। दिस इंडिकेट्स, इसका अर्थ है, क्योंकि ये नाम हमको किताबों से मिले हैं, उस टाइम की बुक्स से, लिटरेचर से, तो इसका मतलब है कि बुक में लिखा है, मतलब सर्कुलेशन तो होता ही होगा इन सिक्कों का, नहीं तो लिखते क्यों। दिस इंडिकेट्स दैट कॉइन सर्कुलेशन वॉज कॉमन, कि सिक्कों का चलन आम बात थी। दिस इंडिकेट्स, इससे पता चला, दैट कॉइन सर्कुलेशन वॉज कॉमन, कि सिक्कों का चलन आम बात थी। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में लिखिए,
गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय कलचुरी किंग गंगई देव, सोने के सिक्के जो कलचुरी राजा गंगई देव ने जारी किए, इन्हें हमने लिखा था इनके बारे में। गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय कलचुरी किंग गंगई देव, सोने के सिक्के जो कलचुरी राजा गंगई देव ने जारी किए, ब्रैकेट में फिर से समय लिखो, 1019 से 1040, 1019 से 1040। एंड कॉइन्स इशूड बाय गढ़वाल किंग मदन पाल, और सोने के सिक्के जो गढ़वाल राजा मदन पाल ने जारी किए। एंड कॉइन्स इशूड बाय गढ़वाल किंग मदन पाल, डेट लिखो 1102 से 1111, 1102 से 1111, हैव बीन डिस्कवर्ड, खोज लिए गए हैं, हैव बीन डिस्कवर्ड, खोजे गए हैं। चौहान रूलर्स ऑफ दिल्ली अजमेर, दिल्ली अजमेर के चौहान शासक, चौहान रूलर्स ऑफ दिल्ली अजमेर, दिल्ली अजमेर के चौहान शासक, इशूड कॉइन्स इन लार्ज नंबर, ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इशूड कॉइन्स इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। एंड मैनी ऑफ देयर कॉइन्स, और उनके कई सिक्के, एंड मैनी ऑफ देयर कॉइन्स, और उनके कई सिक्के, चौहान की बात हो रही है तो राजा का नाम क्या याद आना चाहिए इस समय का? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी, तराइन का युद्ध 1192 में, उसके बाद तुर्की साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है भारत में पहली बार। तो अजमेर और दिल्ली पे जो कब्जा हुआ इसके बाद में, उसके पहले सिक्के किसके चलते थे? चौहानों के, अजमेर दिल्ली में। उन्हीं सिक्कों को लिया तुर्कियों ने और नए स्टैम्प डाल दिए उस पर खुद के। क्या लिखा? मैनी कॉइन्स, क्या लिखा? मैनी ऑफ देयर कॉइन्स, उनके कई सिक्के, वर रीस्ट्रक्चर्ड, पुनर्गठित किए गए, वर रीस्ट्रक्चर्ड, पुनर्गठित किए गए बाय मोहम्मद गौरी, मोहम्मद घौरी के द्वारा, बाय मोहम्मद घौरी, मोहम्मद घौरी के द्वारा। व्हेन टर्क्स एंटर इंडिया, जब तुर्की भारत आए, व्हेन टर्क्स एंटर इंडिया, जब तुर्की भारत आए। हम उसी युद्ध की बात कर रहे हैं। पहला युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान, दूसरा हार जाता है। कॉइन्स इशूड बाय चोल किंग, चोल राजाओं ने भी सिक्के जारी किए। कॉइन्स इशूड बाय चोल किंग, चोल राजाओं ने, यानी चोला, CHOLA, चोला राजाओं ने भी सिक्के जारी किए। इन साउथ इंडिया इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में। इन साउथ इंडिया इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में। दीज एविडेंसेस रिफरेंस, इन सबूतों से पता चलता है, दीज एविडेंसेस क्लियरली कन्फर्म्स, इन सबूतों से पता चलता है, क्लियरली कन्फर्म्स, क्या पता चलता है? कि कोई अनीमिया वनीमिया नहीं आया था। दैट नो मॉनिटरी अनीमिया, कि कोई मौद्रिकहीनता नहीं आई थी ड्यूरिंग 900 to 1200 AD, 900 से 1200 ईस्वी में। 900 to 1200 AD, 900 से 1200 ईस्वी में। लेकिन वो 700 से 900 में कम हुआ था। मना नहीं कर रहे थे कि नहीं हुआ ही नहीं, कम हुआ था। वो तो लाइन हमने पहले ही लिख ली। ठीक है, तो यहां पे बस दो अलग अलग बातों को हमने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया। द ट्रेड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य, एज वेल एज इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, एवं उद्योग और कला, एज वेल एज इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, उद्योग और कला, वर रिवाइविंग ड्यूरिंग दिस एज, इस काल में पनप रही थी। वर रिवाइविंग ड्यूरिंग दिस एज, इस काल में बढ़ रही थी, रिवाइव हो रही थी, खत्म होने से फिर वो शुरू हुई थी,
कि फिर से आगे बढ़े। फुल स्टॉप। ये हो गया लेक्चर नंबर 32 खत्म। अब क्वेश्चंस लिख लीजिए, एक एक करके एक एक लाइन के क्वेश्चन से फटाफट लिखिए। स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन एज, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति। स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन एज, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति। अगला क्वेश्चन लिखिए, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन में राज्य का कार्य। रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन में राज्य का कार्य। इन मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में। इन मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक स्थिति। फ्रॉम 300 BC टू 200 AD, 300 BC से 200 AD। जाता हुआ मौर्य, आता हुआ गुप्त, तो बीच में वो कुषाण, कनिष्क, उनके सिक्के, अर्थव्यवस्था वो। नेक्स्ट, रोल ऑफ गिल्ड, व्यापारिक समूह का कार्य। रोल ऑफ गिल्ड्स, व्यापारिक समूहों का कार्य। फ्रॉम 300 BC टू 200 AD, 300 BC से 200 AD। नेक्स्ट, जस्टिफाई प्लिनीज स्टेटमेंट, प्लिनी का कथन समझाएं। जस्टिफाई प्लिनीज स्टेटमेंट, प्लिनी का कथन समझाएं। अबाउट रोम एंड इंडिया, भारत और रोम के बारे में। ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में। क्या कथन था? दुख भरा कथन प्लिनी का। समझाए मतलब पूरा ही समझाना पड़ेगा, तो पूरा समझ में आया है आपको। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिएटीज डिपिक्टेड ऑन कुषाण कॉइन, कुषाण सिक्कों में देवताओं के महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ डिएटीज ऑन कुषाण कॉइन्स, कुषाणों के सिक्कों में देवताओं के महत्व। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता कॉइन्स, गुप्त सिक्कों का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑन गुप्ता कॉइन्स, गुप्त सिक्कों का महत्व एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के रूप में। एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट, यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स बाय कॉमनर्स, आम लोगों का सोने के सिक्कों का इस्तेमाल। यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स बाय कॉमनर्स, आम लोगों का सोने के सिक्कों का इस्तेमाल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में। गांव में कैसा था इस्तेमाल, शहर में कैसा था इस्तेमाल, व्यापार में कैसे होता था इस्तेमाल, गांव में क्यों इतना कम होता था इस्तेमाल। वो चूर्णी वगैरह लिखा था आपने, शेल्स जो भी लिखा वो सब। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, समकालीन स्रोतों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, समकालीन स्रोतों के आधार पर। एक्सेस द नेचर ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग व्यवस्था समझाएं। एक्सेस द नेचर ऑफ बैंकिंग, बैंक व्यवस्था समझाएं। ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन काल का। ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन काल का। बताया था ना एक लाइन में, गिल्ड जो होते थे वो बैंक के रूप में काम करते थे, वो सब। नेक्स्ट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन के प्रमुख तत्व। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन के प्रमुख तत्व। ड्यूरिंग ईएमए, ईएमए के दौरान। ड्यूरिंग ईएमए, ईएमए के दौरान। नेक्स्ट,
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक गिरावट के मुख्य कारक। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक गिरावट के मुख्य कारक। फ्रॉम 5th to 8th सेंचुरी, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक के। फ्रॉम 5th to 8th सेंचुरी, 5वीं से 8वीं शताब्दी के। स्टार्टिंग का गुप्त तो बढ़िया चलेगा, कुमार गुप्त उसके बाद तो खत्म, तो वो 8 तक चलेगा। उसके बाद में फिर बहुत स्लो हो जाएगा 700 से 900 के बीच, तो वही हो रहा है, उसी के बारे में पूछा है, तो ये हो गया। ठीक, काम खत्म। कल तो क्या अब जो ये 31 वाला लेक्चर था ना, 32 वाला, उसकी हेडिंग ही क्या थी, हमने डाली थी अर्ली मिडीवियल एज। ओके, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन समझाना है कि डिक्लाइन कैसे हुआ था। उसमें हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे थे, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे इकोनॉमिक फैक्टर के, तो कहाँ से पता चले, सिक्कों से। क्या क्या पता चले, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पार्ट्स लिखे ना हमने, वो पार्ट्स।